गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं संघर्ष की साक्षात मूर्ति एक महान नारी की, जिसका नाम है बेबी हालदार। किस प्रकार से संघर्ष करते हुए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने एक श्रेष्ठ लेखिका का दर्जा प्राप्त किया। उनकी रचना का हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आलो अंधारी। तो सबसे पहले बेबी हालदार का हम परिचय देखते हैं। यहाँ पर इनका जन्म अनुमानित है, श्योर नहीं है, अनुमानित है 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ, जहाँ सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से, उनके अत्याचारों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो अंधारी एक मात्र इनकी पुस्तक है। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में ये कार्यरत हैं। तो किस प्रकार एक नौकरानी का कार्य करते हुए इन्होंने एक पुस्तक की रचना कर दी, किस प्रकार से इनके जीवन में बदलाव आया, इसी का हम अध्ययन इस पाठ में करेंगे। तो शुरू करते हैं आलो अंधारी, और ये बांग्ला में है। बेबी हालदार इसके राइटर का नाम। तो शुरू करते हैं यहाँ से। मैं अब अपने किराए के घर में थी, सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। 3 बच्चे थे, इसका विवरण हमने जीवन परिचय में देख लिया। कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। तो इनका स्वयं का मकान भी नहीं था, किराए से ये रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ, और रोजाना हर पल इन्हें एक ही चिंता बनी रहती थी इनके कि नया मकान खोजना पड़ेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती। समाज में एक स्त्री का अपने पति के बिना क्या उसकी दशा होती है, वह हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समाज किस प्रकार से व्यंग्य बाण छोड़कर और उनकी स्थिति खराब कर देता है, वही यहाँ पर हमने देखा। इस तरह के प्रश्नों का वह हर पल सामना करती। यहाँ पर हो गया, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा। उसे धैर्य बंधा थी, ढांढस बंधा थी। इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। और आपका जो टाइटल है आलो अंधारी, उसका अर्थ है अंधेरे का उजाला। किस प्रकार से अंधेरों से ये उजाले की ओर गई, किस प्रकार से अपने अंधकारमय जीवन को इन्होंने प्रकाश से रोशन किया, उसी का इसमें हम वृतांत पढ़ेंगे। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए। जहाँ पर ये काम करती थी
उसके बारे में सुनील ने पूछा और इन्होंने कहा कि 1.5 सप्ताह मुझे उसे छोड़े हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। यहाँ तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वो भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ, वैसा अच्छा अवसर कहाँ मिल रहा। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी।
मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल भी गया और जो उसके भाई वगैरह थे उनके बारे में बात किए। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना गढ़ छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 2-1 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात का मतलब बलपूर्वक जोर देकर मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। मतलब वह उसको अलग ढंग से ही उसके प्रति उनका नज़रिया बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण उनका बेबी हलदार के प्रति था। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार का मतलब आवश्यकता है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वो बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात बलपूर्वक उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा,
देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं? मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था, जिन्होंने उसे काम पे रखा था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? यहाँ तक हमने बेबी हालदार का प्राथमिक जो अध्ययन था वह किया है। इसके बाद तातुश के घर में रहकर उसे किस प्रकार का जीवन में आनंद प्राप्त होता है, किस प्रकार वह खुशहाली पूर्वक अपना जीवन बिताती है और इसके अलावा उसके जीवन में क्या संघर्ष भी आते हैं, इसका अध्ययन करेंगे हम अगले अध्याय में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।